हाय वांगसन लवर्स, चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही बड़ा बिल्डिंग में एक इंसान अपने ऑफिस रूम में था। उसका ऑफिस पूरी तरह से कांच का बना हुआ था। वो बस एक साइड में अपनी खिड़की के सामने खड़े होकर खिड़की को देख रहा था और मन में कुछ सोच रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर नॉक हुआ और उसका असिस्टेंट अंदर आया। उस असिस्टेंट ने एक फ़ाइल उस इंसान के हाथों में पकड़ा दिया और कहा, बॉस, ये रहा वो सारी डिटेल्स जो आपने मंगवाया था, लेकिन उसके अलावा कुछ भी मुझे पता नहीं चला। लान वांगजी अपने असिस्टेंट की तरफ मुड़ता है और उसे कहती है, आखिर क्यों क्यों हर बार तुम लोग मुझे यही जवाब देते हो? तुम जानते हो ना कि मुझे ना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन आज 3 साल से मैं सेम चीज़ देख रहा हूँ कि तुम इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो। देखते हैं कि आज तुमने क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है। ये कहकर वो उस फाइल को पढ़ने लगा, लेकिन कुछ देर बाद उसकी फेशियल एक्सप्रेशन पूरा डार्क हो गया और उसने उस फाइल को अपने सोफे पर फेंक दिया और कहा, आखिर तुम लोग करते क्या हो? मेरा इतना बड़ा बिजनेसमैन होने का क्या फ़ायदा जब मुझे एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकता। आज 3 साल से मैं बस एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हाथ कुछ नहीं लग रहा है। आखिर तुम लोग एक इंसान को नहीं ढूंढ पा रहे हो, एक फैमिली का पता तक नहीं लगा पा रहे हो? तभी उसके असिस्टेंट ने कहा, सर, वो आप जिस फैमिली की बात कर रहे हो वो फैमिली हमारे रीच से भी बाहर है। आप जानते हो ना, वो फैमिली सिर्फ और सिर्फ चाइना का नहीं, इस एशिया का टॉप 10 बिजनेसमैन में से आता है। और उसके लिए अपने फैमिली का और अपना इन्फॉर्मेशन छुपाना कोई बड़ी बात नहीं है। हम अभी तक उस लेवल पर नहीं पहुँचे सर कि हम उसका बराबरी कर सके। मैं तो कहता हूँ सर कि आप ये सब कुछ छोड़ ही दीजिए, क्योंकि कंपनी में जितना भी प्रॉफिट होता है आप उसका 10% तो ये सब इंफॉर्मेशन निकालने में ही ख़त्म कर देते हो। इससे अच्छा तो ये होता कि आप उन पैसों का एक और ब्रांच खोल लेते, तो आज हमारे बिजनेस कितना आगे तक जाता। उसकी बातों को सुनते ही वांग जी ने उसे एक मार्डरस लुक दिया। तब वो असिस्टेंट कहता है, हाँ हाँ पता है, अब मुझे ऐसे मत घूरो। तभी वांग जी कहता है, अगर तुम मेरे दोस्त ना होते ना सुयांग, तो तुम देखना अभी के अभी मैं तुम्हारा क्या हालत करता। सुयांग तब वांग जी के कंधे पकड़ते हुए कहता है, सच में यार, तुम ऐसे क्यों हो? ऐसे अकरूसा सरूसा हर वक्त फेस बनाए रखना ज़रूरी है क्या? और इसीलिए तो मैं तुम्हारे असिस्टेंट होना चुना, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। तुम चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे? ये कहकर सुयांग वहाँ से निकल गया। देखते ही देखते पूरे 3 साल बीत गए। इन 3 साल में बहुत कुछ चेंज हो गया था। लान वांगजी पूरे तरह से बदल चुका था। उसने पैक की तरफ अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाया था और पूरी पैक को आज लान वांगजी को अपने पैक का होने वाला अल्फा के साथ साथ हर लोग एक और नाम से जानता था, जो था लान कंपनी का CEO। इन 3 सालों में पैक के काम के साथ साथ उसने अपने फादर के बिजनेस को भी संभाला था और उस बिजनेस को एक अलग ही ऊंचाई लेवल तक ले गया था। उसके साथ साथ वांग जी ने अपना भी बिजनेस स्टार्टअप किया था और आज वो अपने कंपनी का CEO था। उसने बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारियां निभाया था, अपनी कंपनी को ग्रो किया था। बहुत ही कम समय में उसने अपने फादर को और अपने दोनों कंपनी को एक अलग ही लेवल पर ले गया था। इन 3 सालों में लान वांग जी ने इतना मेहनत किया कि उसके दोनों कंपनी आज चाइना के टॉप 10 बिजनेस कंपनी में से आता है। लेकिन वांग जी को इससे भी बड़ा करना था। वो अपनी कंपनी को उस मुकाम पर ले जाना चाहता था जहां कोई उसे सवाल ना कर सके, जहां वांग जी को एक इशारा करने पर ही सब कुछ मिल जाता था। वांग जी ऐसा बनाना चाहता था अपनी कंपनी को। वांग जी को आज भी वो दिन याद है जिस दिन वो अपनी जान देने के लिए गया था। तब उसके ब्रदर ने उसे बहुत समझाया था, उसके फादर ने भी उसे समझाया था। उस दिन वांग जी को अपने फादर का वो रूप देखने को मिला था जो देखने के लिए वांग जी बचपन से तरस रहा था। वैक के अल्फा होने के नाते वांग जी के फादर के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, जिसके चलते वांग जी के फादर वांग जी को बचपन में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे। वांग जी और सिचन दोनों ही अपने मदर से, अपने फादर से भी ज़्यादा कनेक्टेड थे। अपने बेटों को पैर करना तो दूर, लैन जिरन को शायद ही ऐसा टाइम मिलता था कि वो अपने बेटों के साथ वक्त बिता सके, जिसके चलते वांग जी अपने फादर को बहुत मिस करता था। और धीरे धीरे वो इसी उम्मीद में बड़ा होता गया कि उसका फादर कभी तो उसे प्यार करेगा, लेकिन उसका उम्मीद धीरे धीरे टूटता गया जब जैसे जैसे वो बड़ा होता गया। उस दिन चिड़िया ने वांग जी को समझाया था कि तुम चाहे जो कुछ भी करो, मैं तुम्हारा फादर हूँ और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा इतना बुरा नहीं है, ना ही मेरा बेटा गलत है, बस समय ही गलत था और गलत लोगों के संगत में चला गया था। लेकिन यकीन मानो, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। वो इस पैक का होने वाला अल्फा है। वो किसी को अपने जानबूझकर तो हार्म नहीं पहुँचा सकता। उस दिन वांग जी को एहसास हुआ था कि उसका फादर उसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं और समझते हैं। लेकिन फिर भी मानो वांग जी अपने सही स्टेट में ही नहीं आ रहा था। वो बार बार बस यही बोल रहा था कि उसे अपनी भूमिका से मिलना है और उसे माफ़ी मांगना है। लेकिन
कोई भी उसे नहीं बता रहा था कि उसका ओमेगा कहाँ है। फाइनली वांग जी को बेला फुसलाकर लैन चिरैन और सिचन घर लेकर आए थे। वांग जी जब घर पे आया था तब उसका मदर घर पे नहीं था। फाइनली 4 दिन के बाद उसका मदर घर पे आए थे। वांग जी ने अपने मदर से बहुत बार पूछा था कि उसका मदर कहाँ गया था, क्योंकि उसका मदर ऐसे इंसान तो बिल्कुल नहीं था जो कि बिना किसी वजह के वैकेशन मनाने चले जाए, और वो भी तब जब बैग का इतना बुरा हालत चल रहा है और उसका खुद का बेटे का जान इतना ज़्यादा खतरे में हो। लेकिन लैन ई ने वांग जी को कुछ नहीं बताया था। वांग जी ने अपने मदर के फेस पे एक गिल्ट देखा था। वांग जी को पता था कि उसका मदर उससे झूठ बोल रहा है, उसका मदर ज़रूर उससे कुछ छुपा रहा है, लेकिन वांग जी के बार बार पूछने पर ही लैन ई ने वांग जी को कुछ नहीं बताया था। वांग जी जब प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाता है तब एक दिन वो ऐसे ही घर पे बैठा था और अपने रूम को देख रहा था। उसे अपने ओमेगा के साथ बिताया हुआ वो सारी पल याद आता था कि कैसे उसका ओमेगा बेड पर सोता था और वो सोफे पे जाकर सो जाता था, कैसे वो जानबूझकर अपने ओमेगा को इग्नोर करता था, कैसे वो कभी कभी अपनी फैमिली को दिखाने के लिए अपने ओमेगा से थोड़ा बहुत बातें कर लेता था, और कैसे कभी कभी वो उसे किस करता था। उस कमरे के साथ वांग जी और विंग का बहुत सारा यादें जुड़ा था। अच्छी तो नहीं, लेकिन जितना भी था ठीक ठाक मेमोरी था। वांग जी को बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। अब बस वो अपने ओमेगा से एक बार मिलना चाहता था और माफ़ी मांगना चाहता था। उसे पता था कि उसने जो किया वो माफ़ी के हकदार तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो दिलो जान से एक बार विंग से माफ़ी मांगना चाहता था। वो रोते हुए अपने मदर के पास गया और उसके घुटनों को पकड़कर रोने लगा। लैनी ने कहा, क्या हुआ? वांग जी ने कहा, मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे बातें करना है, मुझे उससे माफ़ी मांगना है। लैनी ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सज़ा माफ़ी के हकदार हो? वांग जी ने कहा, नहीं पता, मैं नहीं चाहता कि वो मुझे माफ़ करे, लेकिन फिर भी मैं बस एक बार उसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं एक बार उसे देखना चाहता हूँ। अगर उसे देख लिया तो शायद मेरे दिल को तसल्ली मिले, थोड़ा सा चैन मिले। लैनी कहती है कि जब तुमने उसे एक पल के लिए भी चैन नहीं दिया था, तो अब तुम उसे देखकर अपने दिल को चैन पहुँचाने की सपने क्यों देख रहे हो? भूल जाओ उसे, वो बहुत दूर चला गया। दरअसल वांग जी ने इन कई दिनों में विंग को कई बार ढूंढा है, उसके बारे में पता लगाने की कोशिश किया है, लेकिन हर बार वो नाकाम रहा। उसे पता था कि उसकी मदर को ज़रूर पता था, लेकिन उसके मदर ने उसे कुछ नहीं बताया था। वांग जी ने फिर से उसके मदर के दोनों पैरों को अपने हाथों से पकड़ा और उसके ऊपर सिर रख के कहा, मदर प्लीज़ प्लीज़ एक बार बस बता दो मुझे उसका पता। मैं उसे जाकर माफ़ी मांगूंगा, मैं उसके पैरों में गिर जाऊँगा, वो मुझे जो पनिशमेंट देना चाहेगा वो मैं खुशी खुशी लूँगा। प्लीज़ एक बार मैं उसे देखना चाहता हूँ, उसे मिलना चाहता हूँ। प्लीज़ मदर, प्लीज़ प्लीज़ एक बार। बेटा, तुमने गलती तो किया है। शायद आशियान इतना अच्छा इंसान है कि वो तुम्हें माफ़ भी कर दे, लेकिन तुम इतने आसानी से माफ़ी के हकदार नहीं हो। तुम्हें अपना प्रायश्चित करना होगा। तुम खुद से उसे ढूंढो। जब तुम्हें वो मिल जाएगा तब तुम समझना कि तुम माफ़ी के लायक हो गए हो। लेकिन अगर तुम्हें वो नहीं मिला तो तुम ये सोचना कि तुम उसका माफ़ी के लायक अभी तक नहीं बने। वांग जी अपने मदर से पूछता था, फिर उसके मदर उसे यही बताता कि तुम खुद से उसे ढूंढने की कोशिश करो, तुम्हें अपने आप से उसे ढूंढना है। वांग जी उसके बाद बहुत कोशिश किया विंग को ढूंढने के लिए। वो चाइना में जियांग मेंशन गया, लेकिन जियांग मेंशन पूरी तरह से बंद था। सिर्फ 2-4 सर्वेंट्स थे जो कि मेंशन का देखभाल करते थे। वांग जी ने सर्वेंट से पूछा, लेकिन सर्वेंट्स ने कहा कि उन लोगों को नहीं पता कि उनके मास्टर्स कहाँ गए हैं। वो बस कभी कभी वैकेशन बनाने के लिए यहाँ आ जाते हैं। उसके अलावा उन सर्वेंट्स को कुछ नहीं पता था। यहाँ तक कि भी वांग जी ने चाइना में जियांग्स का जो ब्रांच है उसमें भी जाके पूछताछ किया, लेकिन वांग जी को कोई भी अता पता नहीं मिला। तब वांग जी ने डिसाइड किया कि वो बड़ा आदमी बनेगा, वो इतना बड़ा बनेगा कि वो अपने विंग को ढूंढ निकल सके। आज 3 साल से उसका ढूंढना अभी भी जारी है। उसे बस इतना इन्फॉर्मेशन मिला था कि वो लोग साउथ कोरिया में है, उनका मेन ब्रांच साउथ कोरिया में है। वांग जी साउथ कोरिया भी गया था, लेकिन जब उसने उनके ब्रांच में घुसने की कोशिश किया तो उसे वहाँ जाने ही नहीं दिया गया। वांग जी कैसे भी करके रिसेप्शनिस्ट से जाकर पूछता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट कहती है कि उन्हें उनके बारे में कुछ नहीं पता। वांग जी ने साउथ कोरिया में भी बहुत जगह पता किया था, लेकिन कोई उसे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा था। मानो कि वो इंसान ज़मीन खा गया और आसमान निकल गया। वांग जी को इतना तो पता था कि जियांग फैमिली को पता है कि वांग जी उसके बारे में पूछताछ कर रहा था, और जियांग कोई ऐसे वैसे फैमिली नहीं था। जियांग इन एशिया के टॉप 10 बिजनेसमैन में से आता था। उन लोगों के लिए अपना आइडेंटिटी हाइड करना और किसी की आइडेंटिटी निकालना ये चुटकियों का खेल है। लेकिन वांग जी हार नहीं माना, उसने कोशिश करते रहा। कोशिश करते करते आज 3 साल बीत गया, लेकिन वांग जी को अभी तक एक भी ज़रा सा भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। वांग जी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था, खुद ही रोता था, खुद ही अपने आप को संभालता था। अब वांग जी के पास अपना फैमिली था। वांग जी लैंड मेंशन में ही, रॉयल पैलेस में ही रहता था।
वांग जी को फास्ट में फे के द्वारा जो मेडिसिन पिलाया गया था उसकी वजह से वांग जी के दिमाग में भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। वांग जी को हर बार नेगेटिव थॉट्स आता था और उसके अंदर हेलुसिनेशन पैदा होता था। वांग जी हर बार हेलुसिनेट करता था कि कोई काला परछाई उसे देख रहा है और उसे बार बार ये कह रहा है कि उसे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। पहले तो वांग जी इसके बातों में आ जाता था, लेकिन धीरे धीरे वांग जी का ट्रीटमेंट चला और अपने फैमिली के साथ घुल मिल के रहने की वजह से, फैमिली के साथ सब कुछ शेयर करने की वजह से धीरे धीरे वांग जी ठीक होता गया। आज वांग जी पूरी तरह से ठीक था। वांग जी को रियलाइज़ हुआ कि जब तक वो उस मुकाम पर ना पहुंच जाता तब तक उसे अपने ओमेगा को ढूंढ निकालना नामुमकिन है। उसका फ्रेंड सुयांग ने कह दिया था कि जब वो तुम्हारे डेस्टिनी में लिखा होगा तब तुम दोनों ज़रूर मिलोगे, लेकिन वांग जी को सहन नहीं हो रहा था। वो बस विंग को एक बार देखना चाहता था, उससे माफ़ी मांगना चाहता था। उसे पता था कि वो उससे ज़्यादा कुछ डिज़र्व भी नहीं करता। विंग जैसा इंसान वांग जी को तो डिज़र्व बिल्कुल नहीं करता, इसीलिए वांग जी कुछ ज़्यादा सोच भी नहीं रहा था। सुयांग वांग जी का बचपन का दोस्त था। स्कूल से लेकर कॉलेज तक दोनों एक साथ ही पढ़ते आए थे, लेकिन कॉलेज में वांग जी जब फे के साथ रिलेशन में गया तब सुयांग वांग जी को बार बार मना करता था, दोनों के बीच में आ जाता था, जिस वजह से फे के कहने से वांग जी ने सुयांग के साथ धीरे धीरे अपना दोस्ती ख़त्म करने लगा और सुयांग से दूर दूर रहने लगा। जो समझते हुए सुयांग भी अब वांग जी से ज़्यादा बातें नहीं करता, वही वे उन दोनों की दोस्ती का दरार पड़ गया था। उसके बाद सुयांग अब्रॉड चला गया था। अब्रॉड के वापस आने के बाद सुयांग ने सुना था कि वांग जी की तबीयत ख़राब है और वांग जी के साथ इतना कुछ हो गया है, जिसके बाद वो वांग जी से मिलने गया था। तब तक वांग जी ठीक था और अपने फादर की कंपनी को ज्वाइन किया था और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा था। सुयांग जब वांग जी से मिला तो दोनों बातें करते करते वांग जी ने सुयांग से सॉरी कहा और उससे ये भी शेयर किया कि वो अपने एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, जिसके लिए उसे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। तब सुयांग ने कहा कि वो अरेंज कर देगा। तभी वांग जी ने सुयांग को अपना असिस्टेंट के तौर पर रख लिया। वैसे भी सुयांग को चाइना वापस आने के बाद काम तो करना ही था ना। अगर वो किसी और कंपनी के जाएगा तो उसे वहाँ के बॉस को समझने में, वहाँ एडजस्ट होने में काफ़ी टाइम लग जाता, लेकिन उससे बेटर ऑप्शन वांग जी था, क्योंकि सुयांग तो बचपन से ही वांग जी को जानता आया हुआ था। और ऐसे भी अगर अब सुयांग वांग जी का असिस्टेंट बन भी गया तो वांग जी सुयांग के ऊपर उतना ज़बरदस्ती नहीं दिखा सकता। सुयांग को सब चीज़ पता था कि वांग जी कैसे विंग को पागलों की तरफ ढूंढ रहा था। सुयांग भी अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि ताकि वो वांग जी के ओमेगा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकाल पाए, लेकिन जियांग फैमिली ने भी अपना पूरा पावर्स लगा दिया। वो लोग नहीं चाहते थे कि वांग जी को किसी भी तरह से विंग के बारे में पता चले। सुयांग अपने दोस्त को ऐसे उदास तो नहीं देख सकता था, इसलिए वो वांग जी से जानबूझकर तरह तरह की जोक मारता था। सुयांग ऑफिस से निकल जाने के बाद वांग जी अपने मन में सोचता है, 3 साल हो गया मैं पागलों की तरफ तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अब तक मैं तुम्हारे बारे में एक इन्फॉर्मेशन तक निकाल पाया हूँ। कहाँ हो तुम मेरे ओमेगा? क्या इस जन्म में मैं तुमसे कभी मिल पाऊँगा? क्या मैं तुमसे कभी भी माफ़ी मांग पाऊँगा? क्या तुम कभी मुझे माफ़ करोगे? ये सब कुछ सोचते सोचते वांग जी खिड़की की तरफ चला गया और अपनी खिड़की से पूरे सिटी को देखने लगा। अदर हैंड साउथ कोरिया में जियांग चंग अपने ऑफिस के केबिन पे बैठ रहा था और गुस्से से दिल मिला रहा था। वो कह रहा था कि आखिर ये लान वांग जी को प्रॉब्लम क्या है? आखिर ये मेरे भाई का पीछा क्यों नहीं छोड़ता? हर रोज़ जितना भी हम कोशिश करते हैं उतना वो इन्फॉर्मेशन निकलता जाता है। आखिर ये इंसान हार क्यों नहीं मानता? वो अपने असिस्टेंट की तरफ इशारा करती है और उसे कहता है, याद रखना, जब तक वो हार नहीं मानता तब तक हमारे बारे में एक भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होना चाहिए। सारे सबूत, सारे प्रूफ्स को मिटा दो ताकि उन्हें हमारे बारे में ज़रा सा भी कुछ नहीं पता चल सके। असल में जियांग चैंग भी थक गया था इन 3 साल में अपनी फैमिली के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन छुपाते, क्योंकि 3 साल से वांग जी पूरे पागलों की तरफ इन्फॉर्मेशन निकालने में लग गया था। वे सिया जब 6 महीने की थी तब अचानक से एक दिन जियांग चैंग को पता चला था कि लान वांग जी चाइना के उनके जियांग मेंशन में गया है। उन्होंने सर्वेंट्स को कुछ न बताने से पहले से ही मना किया था। सर्वेंट्स बिल्कुल ऐसा ही किया। फिर उसे पता चला कि उनके चाइना के ब्रांच में गए हैं लान वांग जी। उन्होंने सारे सबूत मिटा दिया था और सारे डाटा वहाँ से हटवा दिया था ताकि उनके बारे में थोड़ा सा भी कुछ पता चल सके। लेकिन उसके बावजूद भी वांग जी को वहीं से पता चल गया था और वांग जी उनके साउथ कोरिया के ब्रांच में गया था। लेकिन जियांग चैंग उस वक्त ऑफिस में था। इतना गुस्सा हो गया था जियांग चैंग कि उसने गट से कहकर वांग जी को अंदर जाने से पहले ही बाहर भिजवा दिया था। उसने वांग जी को एंट्री ही नहीं दिया। उसके बाद उसे पता चला था कि वांग जी पागलों की तरह पूरे साउथ कोरिया में विंग को ढूंढ रहा है, लेकिन वांग जी को कैसे मिलता? क्योंकि वो लोगों ने पहले से ही प्लान करके विंग के साथ एक आइलैंड में वैकेशन बनाने के लिए चला गया था।
जब तक वांग जी साउथ कोरिया में रहा था और विंग को ढूंढ रहा था, तब तक वो लोग उस आइलैंड में अपना वैकेशन मना रहे थे। वांग जी के जाने के बाद वो लोग फिर से अपना मैंशन वापस आ गए थे। भले ही जियांग चैंग को पता था कि वांग जी अपनी तरफ से कितनी ज़्यादा एफर्ट कर रहा है विंग से मिलने के लिए, क्योंकि लैन सिचन या फिर लैन चिरन कभी कभी उन लोगों के पास आ जाया करता था विंग और वेसिया से मिलने के लिए। लेकिन जियांग चैंग का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो अभी भी वांग जी को अपने भाई के पास आने देना नहीं चाहता था। वो बस चाहता था कि वो उसके भाई शांति से रहे वांग जी से दूर। जियांग चैंग को ये भी पता था कि विंग कभी कभी शायद वांग जी को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, लेकिन फिर भी जियांग चैंग नहीं चाहता था कि विंग वांग जी के पास जाए। विंग तो उन लोगों के साथ अच्छा है ना, खुश है ना, वेसिया भी खुश है, तो फिर विंग को उस बास्टर्ड के पास जाने की क्या ज़रूरत है। जियांग चैंग हर वक्त यही सोचता था। उसने विंग तक को ये नहीं बताया कि वांग जी विंग को कैसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है। अगर विंग को बता देता तो शायद उसे डर था कि विंग का दिल पिघल जाता और विंग वांग जी के पास वापस जाने की फिर से जिद करता। लेकिन जियांग चैंग अपने भाई को उस गंदगी में फिर से धकेलना नहीं चाहता था, इसलिए उसने विंग से सब कुछ बहुत अच्छे से छुपा दिया था। रात हो गया था और जियांग चैंग अपने ऑफिस के काम को ख़त्म करके घर पर आता है। घर पर आके उसने दरवाज़ा खोला ही था कि उसके ऊपर तभी पानी की बरसात हो गई। जब जियांग चैंग ने अच्छी तरह से देखा तो वो और कोई नहीं, वेसिया अपने वाटर गन लेकर जियांग चैंग के ऊपर हमला कर रही थी। ये कोई नई बात नहीं है, वेसिया हर रोज़ ऐसी शैतानी करता रहता है। वो तो बहुत ज़्यादा नॉटी थी, वो तो अपने फादर विंग से भी ज़्यादा नॉटी थी। कभी कभी विंग सोचता है कि सच में ये मेरी ही बच्ची है ना, कैसे हो सकता है। मैंने अपने लाइफ में इतनी ज़्यादा शैतानी कभी नहीं किया। मैंने शैतानी किया है लेकिन इस उम्र में इसके जैसा मैं तो सोच भी नहीं सकता था। लेकिन इस लड़की आखिर गया किस पर है। दिखने में तो बिल्कुल मेरे डिट्टो कॉफ़ी है, पर हरकतें तो मुझसे 10 कदम आगे है। लेकिन वेसिया की ये छोटे छोटे बदमाशियाँ घर के सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता था। जियांग चैंग वेसिया को अपने पास बुलाया और उसके ऊपर छोटी मोटी गुस्सा दिखाने के लिए उसने कहा, वेसिया ये क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें पता नहीं है क्या, जब कोई घर पे आते हैं तब उसे ग्रीट करते हैं, ना ही उसे ऐसे पानी फेंक के और उसके ऊपर बबल्स फेंक के परेशान करते हैं। हाँ, तुम कब समझोगी, बहुत ज़्यादा बदमाश होते जा रहे हो तुम, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दूँगा। वेसिया जियांग चैंग की तरफ एक डरावना लुक दिया। वो खुद नहीं डर रही थी बल्कि वो जियांग चैंग को डरा रही थी और तभी उसने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। जियांग चैंग को समझ नहीं आया कि जो लड़की हर वक्त सबके ऊपर रौब झाड़ती रहती है वो आखिर ऐसे रोने क्यों लग गई। तभी उसे एहसास हुआ कि वो वेसिया क्या करना चाहती थी। अंदर से वेंचिंग बाहर निकल के आई और जियांग चैंग की तरफ गुस्से से घूरने लगी। जियांग चैंग ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो ऐसे ही रोने लग गए। वेसिया बताओ अपने मामी को कि मामा ने कुछ नहीं किया, मामा ने कुछ नहीं बोला। तभी वेसिया जोर जोर से रोती हुई वेंचिंग के पैरों पे जाके लिपट गई और कहा, मामा ने मुझे मारा यहाँ पर। ये कह के उसने अपने गाल को दिखाया। जियांग चैंग अपने मन में ही सोचता रहता है कि आखिर ये लड़की कितनी झूठ बोल रही है, ये तो विंग से भी 100 कदम आगे है। विंग तो सिर्फ और सिर्फ जियांग चैंग को परेशान करता था, लेकिन इस लड़की को तो सभी पता है कि जियांग चैंग को कैसे अपने काबू में किया जाए। वेंचिंग जो कि जियांग चैंग को घूर घूर के देख रही थी, उसने जियांग चैंग को डांटते हुए कहा, चैंग आखिर तुम एक छोटी सी बच्ची को डांट कैसे और तूने मारा कैसे उसे, रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। ये कह के वेंचिंग जाकर जियांग चैंग के सामने खड़ी हो गई और वैसे ऐसे वाटर गन लेते हुए खुद जियांग चैंग पर हमला करने लगी और कहने लगी कि ठीक है, तुमने छोटी सी बच्ची को मारा ना, आओ आओ मेरे बराबरी करके दिखाओ, तुम मुझे मार के दिखाओ। ये कह के वो जियांग चैंग के पीछे पीछे भागने लगी और जियांग चैंग पूरे हॉल में ऐसे ही दौड़ता रहा और फाइनली अपने मम्मी के पीछे जाकर छुप गया और कहा, अम्मा दरबार आओ, देखो ना ये दोनों मिलकर मेरा क्या हालत कर रहा है। तभी वेसिया मैडम यू के पैरों पे आके लिपट गई और कहा, ग्रैंडमा पता है अंकल ने मुझे बहुत मारा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मैंने एक बार उसे वाटर गन पे अटैक किया था। अंकल को थोड़ा सा पानी लगा और अंकल ने मुझे इतना ज़ोर से मारा, ये देखो मेरा गाल भी लाल हो गया। ये कह के वेसिया अपने ग्रैंड मदर के पास अपने अंकल की कंप्लेन शिकायत लगाने लगा। मैडम मेरे को पता था कि वेसिया और वेंचिंग का ये सारा प्लान है। वेसिया ने वेंचिंग को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया था। अब वो अपने बेटे को तो कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि अगर वो जियांग चैंग के साइड लेगा तो फिर से वेसिया उनके ऊपर बरस जाएंगी। मैडम यू ने कहा, हाँ आज चैंग तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुमने एक छोटी सी बच्ची को भी अपने नीज पर हाथ उठाया, तुम्हारा यह हाथ मैं तुम्हारा ये हाथ तोड़ दूंगा अगर तुम एक बार भी मुझे टच किया तो। जियांग चैंग ने कहा, मदर आप भी इन लोगों के साथ शामिल हो गए।
और फिर तब वेसिया और वेंजिंग जोर जोर से हंसने लगी। पहले वेंजिंग हंस रही थी। वेसिया वेंजिंग को एक बार घूर के देखा कि आपने पूरा प्लान चौपट कर दिया, अभी तो हमें अंकल को और भी ज़्यादा परेशान करना था। लेकिन तब वेंजिंग ने कहा बस बस इतना ठीक है, वो इतने में ही परेशान हो गया है, अब उसे क्या ही परेशान करना। फिर तब दोनों जोर जोर से हंसने लगे। तभी चियांग चियांग ने कहा ये वुइंग कहाँ है, मैं उससे जाकर सिया की कंप्लेन लगाऊंगा कि कितने ज़्यादा शैतान हो गई है ये। रुको, मुझे तुम्हारे मदर से तुम्हारी कंप्लेंट करने दो। ये कह के वो विंग को ढूंढने लगा कि तभी वैसिया ने कहा मदर मदर तो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि मदर नहीं है, मदर अपने काम से गई है। ये कह के वैसिया जोर जोर से नाचने लगी क्योंकि जब भी विंग के पास वैसिया की कोई कंप्लेंट जाता तो विंग वैसिया को बहुत ज़्यादा डांटता और उसे पनिशमेंट देता। इसलिए विंग जब घर पे नहीं होता था तब भी वैसिया जानबूझ के सारी शैतानियाँ करता। विंग होता है तब भी वो करता है लेकिन थोड़ा सा कम। जियांग जियांग ने अपने मदर से पूछा कि मदर कहाँ है आसियान। नैना मीम ने कहा वो अपने आर्ट गैलरी गया है, वो बस कुछ ही देर में आने वाला है, उसने फ़ोन किया था कि वो वहाँ से निकल गया है। जियांग चरहा में सिर हिला दिया और फ्रेश होने के लिए अपने रूम में चला गया। वैसिया ने वेंजिंग की तरफ देखा और कहा मामी मुझे आइसक्रीम खाना है। वेंजिंग ने कहा वैसिया अभी रात की टाइम है, तुम अगर इस वक्त आइसक्रीम खाओगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे, मैं तुम्हें कल ढेर सारा आइसक्रीम दूंगी। हाँ, लेकिन वैसिया नहीं माना, वो वेंजिंग से और भी ज़्यादा जिद करने लगी। मामी प्लीज़ आप भी मामू की तरह गंदा मत बनो, प्लीज़ वैसिया को आइसक्रीम खाना है, प्लीज़ दो ना वैसिया को आइसक्रीम। ये कह के वो वेंजिंग के हाथों की उंगली को लेकर जोर जोर से हिलाने लगी। वेंजिंग ने कहा ठीक है बस शैतान रुको ज़रा। ये कह के वो फ्रिज से एक आइसक्रीम निकाली और वैसिया को दे दिया, लेकिन उसमें से आधा आइसक्रीम वेंजिंग खुद खा गई। वैसिया हैरान थी, आपने मेरा आइसक्रीम खाया क्यों? उसकी आंखों में लगभग आंसू छलक रहा था। तभी वेंजिंग ने कहा कि अगर तुम ये फुल आइसक्रीम का डिब्बा ख़त्म करोगे तो तुम्हें अभी के अभी जुकाम हो जाएगा। तुमने कहा था कि तुम्हें आइसक्रीम खाना है, चाहे वो आधा हो या फिर पूरा, मैंने तुम्हें दे दिया ना। ये कह के उसने वैसिया के गालों को पिंच किया। वैसिया को भी समझ आया तो उसने हाँ में सिर हिला दिया और बाकी का बचा हुआ आइसक्रीम खाने लगी। दरअसल वेंजिंग हाल ही में 2 दिन पहले ही चियांग फैमिली में रहने के लिए आई थी। वेंजिंग एक इंटरनेशनल सुपर मॉडल थी। वेंजिंग को साउथ कोरिया में किसी फ़ोटोशूट के लिए आना था तो चियांग फैमिली ने उसे बाहर रहने नहीं दिया। इसी वजह से वेंजिंग उन लोगों के साथ रह रही थी। एक दिन में ही वेंजिंग का फ़ोटोशूट ख़त्म हो गया था, लेकिन मैडम मीम ने वेंजिंग को नहीं जाने दिया। उसे कहा कि वो कुछ दिन उन लोगों के साथ रुक जाए। ऐसे ही कभी कभी वेंजिंग को अपने फ़ोटोशूट के लिए साउथ कोरिया आना पड़ता है, तब वो लैंड मिंसर में ही रुक जाता है और हर वक्त वो विंग और वैसिया के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना लेती है। अब तो वैसिया बड़ी हो गई है और वो लोगों को अच्छी तरह से पहचान सकती है और वो अपने मामी के साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। दूसरी तरफ विंग की ज़िंदगी में भी अब बहुत सारे चेंजेस आ चुका था। इन 3 सालों में विंग ने अपना एक नाम बना लिया था। जब वैसिया 1 साल की थी तब विंग ने डिसाइड किया था कि वो फिर से पेंटिंग स्टार्ट करेगा और अपने माइंड को डाइवर्ट करेगा। जब भी वैसिया सो जाती थी या फिर फैमिली के किसी और मेंबर्स के पास रहती थी तब भी विंग को टाइम मिलते ही विंग पेंटिंग बनाया करता था। एक दिन उसे यानली ने कहा कि आसियान मुझे लगता है कि तुम्हें अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। तब विंग को समझ आया कि हाँ, उसे भी अब अपनी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए कुछ दिन बाद उन्होंने अपने पेरेंट्स से कहा कि उसे एक आर्ट गैलरी खोलनी है। उसके पेरेंट्स ने उसे तुरंत खोल दिया। विंग अपने बलबूते पर करना चाहता था, लेकिन वैंगमिया ने कहा कि हमारे पास इतना पैसा है, सब कुछ तुम्हारा है, आखिर तुम अपने अलग से बिजनेस क्यों शुरू करोगे? जो लगेगा हम वो सारे प्रोवाइड करेंगे, बस तुम खुश रहो और अपने पैशन को फॉलो करो। इसीलिए विंग ने तब से ही उस आर्ट गैलरी को सजाना शुरू कर दिया था। उसके घर से ज़्यादा दूर नहीं, बस 1 घंटे की दूरी में था। विंग अपने ही पेंटिंग को अपने ही आर्ट गैलरी के एग्जीबिशन में लगाया करता है। विंग देश भर में, दुनिया भर में सिर्फ अपने पेंटिंग के लिए फेमस है, लेकिन कोई भी विंग का असली नाम नहीं जानता। विंग अपना फेक नेम रीलिंग पैट्रिया यूज़ करता है हर पोर्ट्रेट में। और विंग कभी कभी तो अपना आर्ट गैलरी चाहता था, लेकिन ज़्यादातर उसने एक इंसान को हायर कर लिया था जो कि उसके आर्ट गैलरी को संभाल सके और अलग अलग मीटिंग में जाए, जिसके चलते विंग को ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता था। बस सिर्फ हफ्ते में 1 या फिर 2 दिन अपने आर्ट गैलरी जाकर विजिट करना होता था और सब कुछ सही से है कि नहीं ये देखना पड़ता था। बाकी वो घर बैठे बैठे ही अपना पेंटिंग बनाता था जब भी उसे फ्री टाइम मिलता था। तभी अब बड़ी हो गई थी और समझदार हो गई थी, इसलिए विंग को सिया के पीछे ज़्यादा भागना नहीं पड़ता था। वही बात, सिया बहुत ही ज़्यादा नॉटी थी, लेकिन विंग के सामने वो कभी कभार ही अपना शैतानी करती थी। बाकी टाइम तो जब विंग नहीं होता था तब वो सबके नाक में दम करती रखती थी, क्योंकि वो अपने मदर से बहुत ज़्यादा डरती थी और प्यार भी बहुत ज़्यादा करती थी।
कुछ देर बाद विंग मेंशन में वापस आ गया। सिया वेट कर रही थी कि उसकी मदर कब आएगी। विंग जब आया, सिया दौड़ के जाके विंग को हग कर लिया और विंग के ऊपर जंप करके विंग के गोदी में चला गया। विंग ने कहा, सिया कितनी बार कहा है इतने ज़्यादा उछल-कूद मत करो, अगर तुम्हें चोट लग जाती तो। सिया अपने फेस को विंग के नेक में छुपाते हुए कहती है, सिया आपको बहुत मिस किया मम्मा, सिया इतना सारा मिस किया। ये कहते हुए सिया अपने दोनों हाथों को फैला दिया। विंग सिया के करतूतों को देखकर हंस रहा था। वो कह रहा था, अच्छा मेरी बेटी ने मुझे इतना ज़्यादा मिस किया, तो फिर ठीक है, मम्मा भी अपनी बेटी के लिए कुछ लेकर आया है। ये कह के उसने अपने जेब से एक चॉकलेट निकल कर सिया को दिया। सिया ने कहा, ये मम्मा चॉकलेट लाई है सिया के लिए, ये कह के सिया कूदने लगी। विंग सिया को ज़्यादातर बाहर का खाना नहीं खाने देता था। सिया अक्सर घर के बनाए हुए ही खाना खाती थी, इसीलिए उसे जब बाहर खाने का मौका मिलता था तब वो बहुत खुश हो जाती थी। और चॉकलेट तो सिया की फेवरेट था, लेकिन विंग उसे कभी कभार ही चॉकलेट ला के देता था। अगर जियांग चैंग या फिर यान ली कोई भी वो सिया को बाहर ले जाता और उसे बाहर खिला के लाता, तो विंग उन दोनों को डांटता कि वो लोग सिया को बिगाड़ रहे हैं। सिया को अगर इस उम्र से ही इस सब की आदत डाल दिया जाए तो फिर सिया बड़े होकर सीधे रास्ते में कैसे चलेगी। सभी लोग विंग के इस मैच्योरिटी को देखकर हैरान हो जाते, क्योंकि कुछ साल पहले तक विंग खुद सिया के जैसा हरकत करता फिरता था। 21 साल की उम्र में भी विंग का बचपना कम नहीं हुआ था। वो बिल्कुल बच्चों जैसा बिहेव करता था, और एक बच्चे आने के बाद विंग अचानक से इतना मैच्योर हो गया था। विंग ने सिया को कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाओ और चॉकलेट खाओ, तुम्हारे मदर फ्रेश होकर आता है। ये कह के विंग सिया को गोदी से उतार दिया और खुद फ्रेश होने के लिए चला गया। रात को डिनर टेबल में सभी लोग बैठे हुए थे। तभी वेंजिंग कहती है कि आप लोग चाइना वापस कब जा रहे हैं। दरअसल यानली की शादी जिन जुसियान के साथ फिक्स हो गया था। 10 दिन बाद उन लोगों का शादी था। पहले तो वो दोनों एक दूसरे से बहुत दिन तक डेट किया, फिर जब यानली को लगा कि अब उसका उम्र भी बढ़ रहा है और दोनों शादी के लिए बिल्कुल प्रिपेयर है, तब यानली ने कहा कि वो शादी करना चाहती है, और 10 दिन बाद डेट निकाल दिया गया। यानली कहती है, वेंजिंग अभी भी कुछ दिन बाकी है मेरे शादी के लिए, इतना जल्दी क्या है। हम लोग अगर 2 दिन पहले भी चाइना वापस चले जाए तो भी सब कुछ सही टाइम पर हो जाएगा, है ना मदर। लेकिन मैडम ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, हम 1 हफ्ते पहले चाइना वापस जाएंगे। जियांग फेंगिया ने कहा, इस बार हम सब एक साथ चाइना वापस जाएंगे। मैंने अपना जेट भी बुला लिया है, बस सब कुछ प्रिपेयर करते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। तभी विंग ने कहा कि मेरा गैलरी का एक एग्जीबिशन है, मैं 2 दिन पहले आ जाऊँगा, मैं 1 हफ्ते पहले नहीं जा सकता। तभी यानली ने कहा, नहीं आसियान, अगर तुम नहीं जाओगे तो हम सब भी नहीं जाएंगे, हम सब एक साथ जाएंगे। जियांग चांग ने कहा, सिजे आपकी शादी का मामला है, पूरे मेंशन को डेकोरेट करना होगा, सभी गेस्ट को बुलाना होगा, आप लोगों को 1 हफ्ते पहले तो जाना ही होगा। यानली कहती है, लेकिन मैं अकेले वहाँ जाकर क्या करूँगी, बेकार में मैं बोर हो जाऊँगी वहाँ पे। तभी मैडम ये उसे डांटते हुए कहती है, आली तुम्हारी खुद की शादी है बेटा, अगर तुम नहीं जाओगी तो कैसे होगा। तभी विन ने कहा, हाँ सिजे आपको तो जाना ही होगा। यानली ने कहा, पता नहीं इस जिन जुसियान को क्या पड़ी है कि उसे चाइना में ही शादी करना है, यहाँ नहीं कर सकता था क्या, कि वो जर्मनी में रहते हैं, वो जर्मनी में भी तो शादी कर सकता था ना, उसे चाइना ही मिला था शादी करने के लिए। तभी मैडम यू ने कहा, आली ऐसा मत कहो, आखिर चाहे वो जहाँ भी रहे लेकिन चाइना उसका होम टाउन है, और वो लोग उनका खुद का बिजनेस भी वही है, अगर वो लोग चाइना में शादी नहीं कराएंगे तो कहाँ कराएंगे। और हमारे ऐसा कहते ही जियांग यू चुप हो जाती है। वो अभी फ्लो में ये बोलने ही वाली थी कि आसियान की शादी भी तो चाइना में ही हुआ था ना। सब लोग इस बात को समझ गए थे, लेकिन कोई उसके बाद कुछ नहीं कहा, सब लोग चुपचाप हो गए थे। फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ कि सभी लोग 7 दिन पहले ही चाइना वापस चला जाएंगे, लेकिन विंग नहीं जाएगा। वो तब तक उसके लिए उसके फादर ने कहा कि उसे प्रिंट हाउस में शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि जियांग मेंशन में विंग को अकेले नहीं रहने दे सकते थे वो लोग। विंग ने कहा कि मैं तो अपने काम में बिजी रहूँगा, तो एक काम कीजिएगा, आप लोग वेसिया को भी ले जाइएगा। लेकिन वेसिया ने कहा कि उसे अपने मम्मा के साथ ही रहना है, उसे कहीं नहीं जाना अपने मम्मा को छोड़कर। तब ये डिसाइड हुआ कि विंग वेसिया साउथ कोरिया में वही बड़े से पेंट हाउस के सबसे टॉप फ्लोर पर रहेगा, और बाकी लोग यानली के शादी के प्रिपरेशन के लिए चाइना वापस जाएंगे। फिर विंग अपने एग्जीबिशन ख़त्म होते ही चाइना वापस चला जाएगा वेसिया को लेकर। चलिए आज के पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सब लोग चाइना वापस जा रहे हैं, और उधर वो चाइना में वांगजी भी विंग को पागलों की तरफ ढूंढ रहा है। क्या लगता है आप लोगों को कि क्या विंग वांगजी से मिलेगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।